गुड आफ्टरनून सभी को। आज के हमारे 91.2 NIVH हेलो दून यूनिसेफ और स्मार्ट के हमारे एक प्रोजेक्ट पोषण की पोटली कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं चेतना मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि चेतना मैम सबको वेलकम करें और उसके बाद फिर आगे मैं कार्यक्रम को कार्यान्वित करूंगी। ओवर टू यू चेतना मैम। बहुत बहुत धन्यवाद तनु मैम। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जो हमारा काम है वो ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने निदेशक महोदय डायरेक्टर सर डॉक्टर हिमांशु दास जी को देना चाहते हैं कि सर के सहयोग से और मार्गदर्शन से ही हमारा जो ये प्रोजेक्ट है जो यूनिसेफ और स्मार्ट के साथ मिलकर 91.2 NIVH हेलो दून कर रहा है उसको हम उसकी ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव तक हम उसको ले आए हैं सक्सेसफुली। हम पोषण की पोटली के कार्यक्रम जो है उनको रेडियो पर भी प्रसारित कर रहे हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमारे आदरणीय निदेशक महोदय डॉक्टर हिमांशु दास जी का। फिर मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी आदरणीय लक्ष्मी मैम का कि मैम का हमेशा हमें सपोर्ट रहता है जब भी TCAB के स्टूडेंट्स को रेडियो के साथ जोड़ने की बात आती है। तो मैम के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आगे भी हमें इसी तरह से मैम से जो सपोर्ट और प्रोत्साहन मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे नेगी सर तो आप सभी बच्चे वाकिफ हैं, आपके सर आपके इंस्ट्रक्टर हैं। तो सर आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से हमारी पूरी टीम आपको धन्यवाद करती है कि आप सबके प्रयास से सर आज हम ये जो पूरी जानकारी है पोषण की पोटली के कार्यक्रम की वो हम अपने जो दृष्टिबाधित श्रोता है या जो भी हमसे जुड़े हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जिसे हम नैरोकास्टिंग सेशन भी कहते हैं सर उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके अलावा मैं चीज और ये कहना चाहूंगी कि आज जो हम सारी बात करेंगे ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड होगी। विस्तार से तरु मैम हमें बताएंगी। तरु मैम इसमें 3 पड़ाव होंगे जिसके बारे में मैम बात करेंगी। और हमारे ये जो विशेष जो कार्यक्रम है जिस बारे में आज हम बात करेंगे इस पर हमने स्पेशल ऑडियो रेडियो प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो आप में से कोई भी वो ऑडियो रेडियो प्रोग्राम्स एक तो हम जैसे जैसे बनते जा रहे हैं हम उसे अपने यूट्यूब चैनल NIVH का जो यूट्यूब चैनल है लिववेट का उस पर हम इसको प्रसारित कर रहे हैं। इसकी अपडेट्स के बारे में भी हम अपने सोशल मीडिया पर बताते रहते हैं कि कब कौन सा प्रोग्राम आएगा किस टॉपिक के बारे में आएगा। और इस पूरी जानकारी की ये 18 हमारे एपिसोड्स होंगे वो आप एक साथ भी जब ये पूरा सीरीज खत्म हो जाएंगी आप टॉकिंग बुक लाइब्रेरी से आप इन कार्यक्रमों को अपनी पेन ड्राइव में ले सकते हैं और घर बैठकर भी आप इन प्रोग्राम्स को जब चाहे सुन सकते हैं। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हमने बनाए हैं और ये जो पुख्ता सोर्स के माध्यम से हमें जो पूरी जानकारी मिली है उस जानकारी को रखते हुए हमने ये कार्यक्रम में जो सोर्स रहा जो कंटेंट रहे वो डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए विशेषज्ञों के द्वारा बताई गई जानकारी से हमने ये कार्यक्रमों का निर्माण किया। तो बस मैं अभी इतना ही आप सबसे कहना चाहूंगी और जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको भी बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओवर टू यू तरु मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चेतना मैम। तो आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। मेरा नाम तरु सिंगल है और मैं टॉकिंग बुक लाइब्रेरी 91.2 NIVH हेलो दून की तरफ से आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आज ये पहला मौका है कि हम सब इस तरह से ऑनलाइन यहाँ पर मिल रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य इस विषय पर हम सभी बातचीत कर रहे हैं। तो सभी बच्चों का जो TCAB से हमारे साथ में जुड़े हैं TCAB के इंचार्ज लक्ष्मी मैम नेगी सर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उसके अलावा NIEPVT परिवार से जितने भी सदस्य हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं आशा करते हैं कि आप आज के कार्यक्रम में आपको जो भी जानकारी दी जाएगी आप उससे लाभान्वित होंगे। और कार्यक्रम के दौरान हम आपको जो भी जानकारी देंगे तो अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप सभी हमसे चैट बॉक्स में आप नियमित रूप से बात कर सकते हैं, अपने मैसेजेस हमको भेज सकते हैं।
ताकि अगर आपके मन में कोई भी किसी भी तरह की कोई संदेह है, कोई शंका है, तो आप उस चीज को हमसे पूछ सकें और हम पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा कि चेतना मैम ने आपको बताया कि ये जो पोषण की पोटली, ये जो हमारा कार्यक्रम है, इसकी जो श्रृंखला है, इसके जो एपिसोड्स हैं वो अवेलेबल हैं हमारे YouTube चैनल पे, और आज का कार्यक्रम भी रिकॉर्ड किया जा रहा है और आपके लिए YouTube चैनल पे अवेलेबल रहेगा, आपके लिए उपलब्ध रहेगा। तो आप इस जानकारी को बाद में भी सुनकर इससे लाभान्वित हो सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को ये सुनवा सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, पोषण की पोटली। अब ये पोटली क्या पोटली है? पोषण के बारे में तो आप सब जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि पोषण हमारे लिए कितना जरूरी है, न्यूट्रिशन, क्योंकि पोषण के बिना हमारा स्वास्थ्य अधूरा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड काल चल रहा है, तो कोविड काल में अब देखिए कितनी समस्या आ गई है कि अभी हम सब जो हैं, पहले कितना अच्छे से हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में, अपने संस्थान में जाते थे, एक दूसरे से आमने सामने मिलते थे और सब तरह की बातें करते थे। लेकिन ये कोरोना महामारी ने हम सबको इस तरह ऑनलाइन बैठने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इसका फायदा उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसके बहुत सारी चीजें भी हैं। अब ऑनलाइन तो हम, ये चीजें हमने पहले कभी नहीं की गई थी, लेकिन अब हम ऑनलाइन इस तरह से मिल रहे हैं और कितने महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत कर पा रहे हैं। और स्वास्थ्य जैसी चीज तो और भी ज्यादा कीमती हो गई है, क्योंकि जान है तो जहान है। कोरोना के समय में हम सबने समझ लिया कि स्वास्थ्य सबसे पहली चीज है। सबसे पहले हम सबको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। आप सब खुद देख रहे होंगे, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि अभी कोरोना के समय में जब आपके परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हुआ, कोरोना से ग्रसित हुआ, या थोड़ा बहुत भी अगर उसे इन्फेक्शन हुआ, तो उस समय में आपके परिवार के सदस्यों को कैसा लग रहा होगा, कितनी परेशानी आ गई थी। आपने देखा होगा कि परिवार के सारे सदस्य कितना डर गए थे, कितना परेशान हो गए थे, हॉस्पिटल्स में जा रहे थे, डॉक्टरों के पास चक्कर लगा रहे थे, सभी लोग चिंतित थे कि भाई क्या खाना दिया जाए, किस तरह का पौष्टिक आहार दिया जाए, कौन सी दवाइयां दी जाए, किस समय पर दी जाए, किस समय पे कौन सा आहार दिया जाए, भोजन में क्या चीज दी जाए जिससे कि ये जो आपकी शरीर की जो कमजोरी है उसको दूर किया जा सके। तो आप सब देख रहे हैं, ये सब आप सब ने अनुभव किया है। और जो व्यक्ति बीमार होता है वो खुद जानता है कि उसने कितना सहन किया है। उसको शारीरिक रूप से जो परेशानी होती है, ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पे भी वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका किसी भी बातचीत करने में मन नहीं लगता, किसी दैनिक कार्य को करने के लिए वो उतना सक्षम नहीं होता जितना बीमार पड़ने से पहले जब वो स्वस्थ था तब वो उन काम को कर पा रहा था। तो आप सब ने समझ लिया कि अच्छा स्वास्थ्य हम सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा स्वास्थ्य रहने पर हम सभी प्रसन्नचित्त रहते हैं, हमारे जो भी दैनिक कार्यकलाप हैं हम उन्हें आसानी से कर पाते हैं। तो सभी लोग इस चीज को मानते हैं? अगर मानते हैं तो आप हाँ कह सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। या सभी बच्चे इस बात को मानते हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि अभी जैसा कि मैंने कहा कि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? कि मतलब हम बीमार नहीं है, बस केवल शारीरिक रूप से हमें कोई बीमारी नहीं है, जुकाम खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, या कोई और बीमारी नहीं है। क्या केवल स्वास्थ्य का यही मतलब होता है? स्वास्थ्य का मतलब केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वस्थता भी इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे तो आप बड़े ऊर्जावान रहेंगे, आप सतर्क रहेंगे, आपका वजन, आपकी लंबाई आपकी आयु के हिसाब से होगी, आपकी आंखें चमकदार होंगी, आपकी त्वचा का रंग एकदम बढ़िया होगा, एकदम चमकदार होगा, आपकी त्वचा खुश्क नहीं होगी, आपके बालों का रंग जैसे समय से पहले बाल का सफेद होना या बाल रूखे होना, आपकी श्वास में, आपकी सांस में दुर्गंध नहीं आएगी, आपका पाचन तंत्र अच्छा होगा, आपको रात को नींद अच्छे से आएगी। ये सारी बातें और इससे भी ज्यादा बहुत सारी बातें हैं जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य में आती हैं। लेकिन इसके साथ स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि आप मानसिक तौर पे भी आप लोग स्वस्थ हों। तो अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो यानी आपके विचारों में संतुलन हो, आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकें,
आपकी इच्छाएं, आपकी आकांक्षाएं, आपके लक्ष्य क्या है जीवन में, आप उन पे फोकस कर सकें, उन पर ध्यान दे सकें, आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास कर सकें। किसी भी तरह का डिप्रेशन, आजकल आप देखते हैं बहुत सारे लोग अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें मानसिक स्वास्थ्य में आती हैं। और जिसके बारे में आपने सुना होगा कि बजट में भी सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है, और अब हमारी भारत सरकार मानसिक स्वास्थ्य पे काम करेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल की जो हमारी जीवन शैली है वो इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई है, और इतनी ज्यादा आपाधापी और इतनी तेज तरार हमारी जिंदगी हो गई है कि लोग शारीरिक रूप से भी उतने स्वस्थ नहीं हैं और ना ही मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन और इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो इस पर अब सरकार काम कर रही है, और साथ साथ हमें खुद को भी काम करना है। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आवश्यकता पड़ने पर दूसरों से मदद लेने के लिए भी हम कैसे आगे आए, दूसरों को हमें कैसे सहयोग करना है, हमें इन सारी बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तभी हम सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। जीवन के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना चाहिए, हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। तो ये सारी बातें, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये सारी बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप सब इस चीज को समझते हैं, आप लोग बड़े हैं, आप लोग वयस्क हैं, हम ये कहेंगे कि आप एडल्ट्स हैं, तो आप इन चीजों के बारे में जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानते हुए भी इन चीजों के बारे में हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम इन सभी चीजों को ध्यान में दें और अपने स्वास्थ्य को एक मतलब सब तरफ से ओवरऑल डेवलपमेंट, हमारा स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरह से हम लोग स्वस्थ होने चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमारे स्वास्थ्य को जो चीजें प्रभावित करती हैं वो क्या होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग बात करते हैं कि हमें घर का बना हुआ ताजा खाना खाना चाहिए, पौष्टिक आहार होना चाहिए, उसमें दालें, सब्जियां, सारे अनाज, विभिन्न तरह के फल, दूध, दही, अपने भोजन में हमें इन सब चीजों को शामिल करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता, अभी कोरोना काल में आपने देखा, हाथ नहीं मिलाना है, बार बार हाथ धोना है, कीटाणुओं का प्रवेश अपने शरीर में होने से रोकना है, अन्य जिन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है उन्हें नहीं छूना है, अपनी दैनिक सफाई पर हमें ध्यान देना है, नियमित रूप से नहाना, दांतों को साफ करना, घर की स्वच्छता ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भोजन की स्वच्छता, साफ हाथों से खाना बनाओ। हम बाहर खाना खा लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि जब हम बाहर किसी रेस्टोरेंट में या कहीं खाना खा रहे हैं तो वो कितनी स्वच्छता के साथ बना है। बनाने वाले व्यक्ति ने पहले बनाने से पहले उन सब्जियों को, अपने हाथों को, उन सब चीजों को, उन बर्तनों को, उस जगह को साफ किया था या नहीं किया। तो अभी हमारी ये सारी बातें हैं, ये सारे कारक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि संतुलित आहार, अभी आप लोग तो इतने बड़े हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी कभी छोटे से एक बच्चे थे, आप लोगों का जीवन चक्र कहाँ से शुरू हुआ? हम सभी लोग का जीवन चक्र शुरू हुआ हमारी माँ के कोख से। हम सभी ने 9 महीने अपनी माँ की कोख में, उनके गर्भ में बिताए हैं। तो आज जो हमारा स्वास्थ्य है, ये सारी चीजें, जो भी हमारी बनावट है, जो भी सब चीजें हैं, वो किस चीज पर निर्भर करी थी? जब हमारी माँ ने, उस वक्त जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तो उन्होंने हमारी देखभाल किस तरह से की थी। तो हमारा जो कार्यक्रम का जो विषय है वो है पोषण की पोटली। इस कार्यक्रम का जो हमारा विषय है, इसमें हम मुख्य रूप से जो बातचीत करते हैं, बातचीत करने का हमारा मुख्य विषय है महिलाएं, गर्भवती माता, उसकी देखभाल और उसके शिशु के बारे में। शिशु के जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान और जन्म के बाद 1000 दिन तक उसकी किस तरह से हमें देखभाल करनी है, उसको किस तरह का पोषक तत्व, उसको किस तरह का भोजन देना चाहिए। हमारे पोषण की पोटली कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से इस विषय पर बातचीत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम बात करेंगे उस स्थिति से जहां से हमारे जीवन चक्र की शुरुआत होती है, यानी कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है।
ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, तो अगर माँ अपने भोजन का ध्यान रखती है, उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तभी उसका बच्चा भी स्वस्थ हो पाएगा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी प्रसव से पूर्व की देखभाल, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रसव से पहले जब माँ की कोख में बच्चा होता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि माँ अपना पूरा ध्यान रखे। लेकिन माँ जब अपना पूरा ध्यान रखेगी, तो ये केवल माँ की जिम्मेदारी ही नहीं है, उसके साथ में उसके पति, उसके परिवार के बाकी सदस्यों की जिम्मेदारी भी है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब एक महिला जैसे ही गर्भवती होती है और जैसे ही उसे यह पता चलता है उसका मासिक धर्म नहीं होता, तो उसे ये जैसी ही सूचना मिलती है, तो वो सबसे पहले उसे अस्पताल में जाके अपना चेकअप करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंफर्म करने के लिए कि क्या वो सच में गर्भवती है या नहीं। जब ये बात महिला को कंफर्म हो जाती है टेस्ट के बाद, जांच के बाद, तो उसको गर्भधारण के बाद प्रथम 3 महीने तक बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। और सबसे पहली बात ये कि अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं, तो आपको अपने निकटवर्ती अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना नाम वहां पर रजिस्टर करवाना जरूरी है। क्योंकि गर्भवती महिला की स्वास्थ्य की जांच करवाना, उसकी देखभाल करना, उस बारे में उसको पूरी जो जानकारी है, उस बारे में वो सारी जानकारी उसको अस्पताल में नर्स के द्वारा, आशा कार्यकर्ता के द्वारा ही मिल सकती है, या डॉक्टर की देखरेख में उसकी पूरी जांच की जाएगी कि क्या महिला उस बच्चे को अपने गर्भ में रखने के लिए उतनी सक्षम है, उतनी स्वस्थ है या नहीं है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी जो माँ के गर्भ में बच्चा है वो स्वस्थ जन्म ले सकता है। उसका विकास माँ के गर्भ में स्वस्थ तभी हो सकता है, उसका विकास पूरी तरह तभी हो सकता है जब एक माँ अच्छा भोजन खाएगी, उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गर्भधारण के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आपको समय समय पर डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आपको अस्पताल में चेकअप के लिए जाना है। बच्चे के विकास को मॉनिटर करने के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरे महीने से ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आयरन और कैल्शियम की गोलियां नियमित रूप से गर्भवती महिला सेवन करे प्रतिदिन। क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो उस दौरान रक्तस्राव की वजह से महिलाओं को खून की कमी हो जाती है। वैसे भी हम देखते हैं कि भारतीय महिलाओं में खून की कमी होती है, यानी एनीमिया होता है। तो ऐसे में महिलाओं को शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार गर्भ में पल रहा बच्चा, उसको कोई शारीरिक दिव्यांगता हो सकती है, या उसका विकास जो है पूरी तरह नहीं हो सकता, या हो सकता है कि उसका जन्म समय से पूर्व हो जाए, वो प्री मेच्योर बेबी भी हो सकता है, या वो बहुत ज्यादा कमजोर हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जन्म के समय या जन्म से पहले ही गर्भ में उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी नियमित रूप से जांच करवाई जाए और डॉक्टरों की सलाह पर जो आयरन और कैल्शियम के कैप्सूल हैं वो उनको नियमित रूप से खिलाए जाए। उसके अलावा जो गर्भधारण का जो हमारा समय है पूरे 9 महीने, उसमें कम से कम 4 से 5 बार हमें डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के द्वारा जो भी जांच हमें कही जाती है वो जांच हमें अवश्य रूप से करवानी है। तो दिव्यांगता का पता लगाने या प्रसव से पहले कोई परेशानी या प्रसव के दौरान कोई परेशानी से बचने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम उसका स्वास्थ्य केंद्र में या अस्पताल में उनका नाम रजिस्टर करवा के नियमित रूप से उसकी जांच करवाएं। और प्रसव भी हमें अस्पताल में करवाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपको पता है पहले के जमाने में प्रसव घर में हुआ करता था, डिलीवरी घर पे हुआ करती थी, जहां पर जो दाई या जो डिलीवरी के दौरान जो मदद करने वाली महिला है वो उतनी ज्यादा स्किल्ड नहीं थी, उसको उतना ज्ञान नहीं था। ऐसे में कई बार जन्म के समय, डिलीवरी के दौरान बच्चे को परेशानी हो सकती है या माँ या बच्चे की जान पर खतरा भी हो सकता है। तो इसीलिए संस्थागत प्रसव यानी कि अस्पताल में डिलीवरी जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए और उनके सुरक्षित जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है।
तो अभी हमने बात की कि प्रसव से पहले, अभी हमने डॉक्टरी जांच की बात की, लेकिन इसके साथ साथ जो मातृ आहार है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी पोषक तत्व। माता के जो भोजन है उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों का शामिल होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यह इसलिए क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा, उसका शारीरिक विकास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। माँ जैसा भोजन करती है वैसा ही बच्चे का विकास होता है। यह बच्चे को कुपोषित होने से बचाता है, मैल न्यूट्रिशन जिसे कहा जाता है। तो गर्भवती महिला के आहार में हमें दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, अनाज, दालें और घी, इस तरह की चीजों को हमें शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से जन्म के समय जो बच्चे का वजन है वो सामान्य रहता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि गर्भवती महिला चाय और कॉफी का भी सेवन बहुत ज्यादा ना करे, शराब का सेवन, धूम्रपान ना करे, शराब भी नहीं पीनी है। इस तरह के जो कुछ व्यसन हैं उनसे हमें बचना है। गर्भवती महिला के परिवार के सदस्यों को भी इस बात को सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि गर्भवती महिला पौष्टिक भोजन खाए और समय से भोजन खाए। ये बहुत आवश्यक है। अगर महिला समय से भोजन खाएगी और पौष्टिक भोजन करेगी तभी उसके बच्चे का गर्भ में अच्छा विकास होगा और डिलीवरी के दौरान महिला को परेशानियां कम से कम होंगी। तो ये तो थी प्रसव से पूर्व की बात। फिर अब हम आ गए प्रसव के ऊपर, यानी जब एक माँ बच्चे को जन्म देने वाली है। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि ये बहुत आवश्यक है कि बच्चे का जो जन्म है वो अस्पताल में हो। अस्पताल में जन्म होने से हमें सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि अगर डिलीवरी के दौरान किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो हमारे पास प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, प्रशिक्षित नर्स हैं जो उस स्थिति को, जो आपातकाल में अगर कोई स्थिति है उसको संभाल सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्र में और अस्पताल में वो सारी सुविधाएं होती हैं। हमने पहले के नैरोकास्ट में ये देखा, कुछ गर्भवती महिलाएं या जिनके बच्चे डिलीवरी हो गई थी, उन्होंने हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए। तो उन्होंने बताया कि डिलीवरी के दौरान जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी तो ऐसी आपातकाल की स्थिति आ गई थी कि तुरंत उनका सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ा। तो ऐसे में अगर वो अस्पताल में थी तभी उनको ये सुविधा मिल पाई और प्रशिक्षित डॉक्टरों की देखरेख में वो बच्चे को सुरक्षित जन्म दे पाई। तो माँ और बच्चा दोनों का जो जीवन था वो सुरक्षित रहा और दोनों स्वस्थ रहे। तो ये बहुत आवश्यक है संस्थागत प्रसव, यानी कि अस्पताल में डिलीवरी। उसके बाद अब हम बात करते हैं डिलीवरी के बाद। महिला ने जब एक बच्चे को जन्म दे दिया, जब वो माँ बन गई, तो जानते हैं एक माँ बनने का सुख सबसे बड़ा होता है। माँ बनना का मतलब है कि अब आपका ऊपर जो जिम्मेदारी है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। आपको अपने साथ एक दूसरे जीवन का भी ध्यान रखना है। लेकिन क्या ये ध्यान रखने की जिम्मेदारी सिर्फ माता की है? नहीं, यह जिम्मेदारी उनके पूरे परिवार की है। पूरे परिवार को इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी माँ है का भोजन पौष्टिक हो, वह पूरा भरपूर आराम करे, बच्चे की पूरी देखभाल कर सके। बच्चे की देखभाल के समय जो भी कार्य करने हैं, बच्चे की देखरेख करनी है, उसमें सभी लोगों को मिलजुल कर हाथ बटाना है। ये बहुत आवश्यक है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे जरूरी चीज होती है बच्चे को माँ का दूध पिलाना। माँ का दूध बच्चे के लिए एक दवाई से कम नहीं है। आजकल हम सब कोरोना के समय क्या कर रहे हैं? अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पर जितने बच्चे हमारे साथ में सम्मिलित हैं इस कार्यक्रम में, सबने वैक्सीन लगवा ली होगी। तो वैक्सीन लगवाने से आपको क्या फायदा हुआ कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। तो क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो माँ के गर्भ से बाहर आया है, इस दुनिया में आया है, तो जब इस दुनिया में वो आया है तो यहाँ पर तो कितना प्रदूषण है, कितने तरह के बैक्टीरिया, जीवाणु हैं, कितनी तरह की बीमारियां हैं। तो माँ का ये दूध उसको इन सारी बीमारियों से बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। यह बच्चे के लिए एक वैक्सीन की तरह काम करता है।
माँ का पहला दूध पीला गाढ़ा दूध होता है जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। और जन्म के 1 घंटे के भीतर हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो नवजात शिशु है उसे माँ का ये पहला दूध पिलाया जाए। कई बार कुछ परिवार ये सोचते हैं कि नहीं, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे पहले शहद चटाना है, गुट्टी पिलानी है, तो माँ का दूध नहीं पिलाते हैं। ये बहुत ही गलत है। सबसे पहले बच्चे को माँ का ये पहला गाढ़ा दूध पिलाना बहुत आवश्यक है। यह शिशु के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह पहला दूध एंटीबॉडीज यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर होता है, जो बच्चे को किसी भी प्रकार की बीमारी या उसको जन्म के बाद अगर वो किसी बीमारी से संक्रमित हो जाता है तो उसको उससे भी बचाता है। तो ऐसे समय में अगर हम बच्चे को ये गाढ़ा पीला दूध, जो पहला दूध है माँ का, वो नहीं पिलाएंगे तो हो सकता है जन्म के बाद वो किसी बीमारी से संक्रमित हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। जन्म के तुरंत बाद जब माँ होश में आ जाती है तो बच्चे का उसकी माँ से त्वचा का संबंध होना बहुत आवश्यक है। जब एक माँ अपने बच्चे को अपने गले से लगाती है तो बच्चा जब माँ के संपर्क में आता है तो बच्चे को माँ के शरीर की गर्मी मिलती है, जिससे बच्चे के शरीर का तापमान नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है और जन्म के बाद किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोकने में भी सहायता मिलती है। लेकिन आजकल के समय में आप कहेंगे अभी कोविड है, कोविड के समय में यहाँ पर थोड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि माँ भी डर रही है कि मेरे बच्चे को किसी भी तरह का संक्रमण ना हो जाए। तो ऐसे में भी एक माँ को अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना जारी रखना है। वो क्यों और किस लिए और कैसे? वो इसलिए क्योंकि माँ के दूध में सारी एंटीबॉडीज हैं, सारे वो पोषक तत्व हैं जो एक बच्चे के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। बस माँ को कुछ स्वच्छता के प्रोटोकॉल का पालन करना है। वो प्रोटोकॉल क्या है? आपको अपने हाथ अच्छे से धोने हैं। स्तनपान कराने से पहले अपने अपने हाथों को अच्छे से धोना है। आपका मुंह बच्चे के मुंह के बिल्कुल पास होगा। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि जब एक माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो वो मास्क पहन ले, और अपना ध्यान रखना है कि बच्चे को छूने से पहले और उसके बाद दोनों समय उनको हाथ धोने हैं, और जो भी सतहें उन्होंने बार बार छुई हैं उनको कीटाणु रहित करना है और उनकी स्वच्छता पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। माँ का दूध बच्चे के जन्म से 6 महीने तक बहुत ज्यादा जरूरी है। जन्म से लेकर 6 महीने की आयु तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना अति आवश्यक है। कई बार कुछ परिवार सोचते हैं कि अरे बच्चे को प्यास लगी होगी, इसे पानी पिला देते हैं, या पानी में शहद डाल के थोड़ा सा ये धीरा पिला देते हैं क्योंकि उसे प्यास लग रही होगी। अब दूध से कहाँ प्यास बुझेगी? लेकिन हमारी ये सोच बिल्कुल गलत है। बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है और पूरी तरह सुरक्षित है। कई बार ऐसा होता है, कुछ परिवार गाय का दूध ले आते हैं या बाजार से वो पाउडर वाला मिल्क लाके बच्चे को बोतल में पिलाते हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि वो बोतल का दूध हाइजीनिक होगा? बिल्कुल भी नहीं। उस बोतल को अगर अच्छे से साफ न किया जाए तो वो बहुत सारे बैक्टीरिया, कीटाणु के जन्म का स्थान बन सकता है। उसको अच्छी तरह से स्टेरलाइज करना सभी लोगों को नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है, दूध का तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, कभी ठंडा है। लेकिन माँ का दूध देखिए, आप किसी भी समय किसी भी वक्त बच्चे को पिला सकते हैं। ना उसमें चीनी मिलाने की जरूरत है, ना ही उसे गर्म करने की जरूरत है। तो ईश्वर ने जो हमें ये प्राकृतिक तौर पे एक माँ का दूध दिया है, तो हमें बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम विशेष तौर पे पहले 6 महीने के दौरान नवजात शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। माँ का दूध पिलाने के समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा ठीक से दूध पिए। दिन में कम से कम 8 से 10 बार बच्चे को दूध पिलाना है। या फिर बच्चा को जब भूख लगती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा अपनी इच्छाओं को,
अपनी जो उसकी वांट्स हैं, जब उसे चाह होती है, उसे भूख लगती है, तो बच्चा रो के बताता है कि मुझे भूख लगी है। ऐसे में माँ को पता चल जाता है, और जब माँ उसको दूध पिलाती है तो बच्चे की भूख संतुष्ट हो जाती है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो आपको बच्चे को कितनी ऊंचाई पर रखना है, उसके सर के नीचे हाथ रखना है, दूध उसके मुंह में सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा, अपनी त्वचा के संपर्क में रहे। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। दूध पिलाने के बाद बच्चे को ऐसे कंधे पर आपको अपने लेकर और उसको डकार दिलवानी है, ताकि उसका दूध उसके पेट तक सही से पहुंच जाए। बाजार में बहुत तरह के सेरेलैक और बहुत तरह के खाने उपलब्ध होते हैं बच्चों के लिए, जो कहा जाता है कि दूध के साथ उन्हें पिलाने चाहिए, लेकिन डॉक्टरों का मानना है माँ के दूध से बेहतर कुछ भी नहीं। जब माँ बीमार होती है तो क्या ऐसे में बच्चे को दूध पिलाना चाहिए या नहीं, ये भी एक प्रश्न है। देखिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टरों का कहना है कि जब एक माँ बीमार पड़ती है तो वह अपने शरीर में एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है, और वो एंटीबॉडीज माँ के दूध में भी होते हैं। तो जब माँ अपने बच्चे को वो दूध पिलाती है तो यह दूध दवा का सबसे शक्तिशाली रूप बन जाता है और बच्चे को बहुत तरह की बीमारियों से बचाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दिन में कम से कम 8 बार बच्चे को दूध पिलाना है, हर 2-3 घंटे में, या फिर जब भी शिशु रोकर या अपनी आवाज लगाकर आपसे दूध की डिमांड करे, दूध की मांग करे, तब उसे दूध पिलाना है। अगर माँ कोविड संक्रमित हो जाती है तो ऐसे में, और अगर वो बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही है, तो वो अपने दूध को अपने स्तन से एक कप में निकाल सकती है और अपने परिवार के किसी सदस्य को दे सकती है, तो उनके परिवार का सदस्य उस दूध को बोतल में डाल के भी बच्चे को पिला सकता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई भी ठोस आहार, पानी, शहद, घुट्टी या इस तरह की कोई भी चीजें आपको पहले 6 महीने तक बच्चे को नहीं देनी है। कोशिश करनी है कि आपको किसी भी तरह का, किसी भी जानवर का दूध या किसी भी तरह का संवर्धन फूड, बेबी फूड जो है, ये बच्चे को ना पिलाएं। अब कई बार ऐसा होता है, कुछ महिलाएं इस तरह की शिकायत करती हैं कि वो अपने बच्चे की जो मांग है उसके अनुरूप उनका दूध उतना नहीं हो पा रहा है। तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाए? अभी हमारे कार्यक्रम का नाम है पोषण की पोटली। तो आप समझ रहे होंगे कि पोषण, माँ का दूध कितना बेहतर कैसे होगा, उसके लिए भी माँ को पौष्टिक आहार खाना बहुत आवश्यक है। अगर माँ पौष्टिक, बच्चे के जन्म के बाद भी अगर माँ अपना पौष्टिक आहार नियमित रूप से खाती है और बेहतर फूड खाती है, बेहतर फल सब्जियां खाती है, कैल्शियम और प्रोटीन युक्त खाना खाती है, उनके खाने में दूध, अंडे, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां सम्मिलित होती हैं, तो ऐसे में माँ के स्तन में पर्याप्त दूध का उत्पादन होगा। और आपको ये बात याद रखनी है कि इस समय जितना आप अपना दूध बच्चे को पिलाएंगी, प्राकृतिक रूप से आपके स्तनों में उतना ज्यादा दूध का उत्पादन होगा। तो आपको इस चीज पर ध्यान रखना है, आपके बच्चे की भूख बार बार बढ़ेगी। अभी यहाँ पर बहुत सारे आप जितने भी प्रतिभागी हैं, कुछ प्रतिभागी ऐसा सोच रहे होंगे कि ये जो टॉपिक है ये शायद अभी मेरी शादी कहाँ हुई है, मेरे मतलब का नहीं है, मैं इसको क्यों सुनूं। लेकिन आप सभी ध्यान रखिए कि ये जो जानकारी है आने वाले भविष्य में केवल आपके लिए नहीं, आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने करिकुलम को देखें, अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में देखें, तो यह जो टॉपिक है कक्षा 8 से ही सम्मिलित कर दिया जाता है, ताकि आप अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की, आपके बड़े भाई, आपकी बहन, आपकी भाभी, कोई भी हो सकती हैं जो इस दौर से गुजर रही हैं। तो अगर आपको इस बारे में जानकारी है तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से ये सब सुन के उनकी मदद कर सकते हैं और उनके बच्चे के स्वास्थ्य में उसको बेहतर करने में आप सुझाव दे सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस जानकारी को बार बार
सुनिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए और आपके परिवार के सदस्यों के लिए, तो आप इसको अपने परिवार के जनों के साथ भी साझा कीजिएगा। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यही आशा करते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जितनी भी महिलाएं हैं वो प्रसव से पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद इन सारी बातों का पूरा ध्यान रखेंगी तो उनका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। और आने वाले समय में हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं उनमें से कोई भी बच्चा ना तो कुपोषित होगा, ना ही जन्म के दौरान, जन्म से पहले कुपोषण की वजह से या किसी अन्य वजह से उसकी मृत्यु नहीं होगी। आप सब जैसा कि जानते हैं कि भारत में जन्म से पहले, जन्म के दौरान एक माँ और बच्चे की मृत्यु दर बहुत ज्यादा ऊंची थी पहले, लेकिन धीरे धीरे हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ, जिसकी वजह से अभी भारतवर्ष में जन्म के समय जो बच्चे और माँ की मृत्यु दर है वो काफी कम हो गई है। तो ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से बार बार चलाए जा रहे हैं। तो अभी मैंने आप सबके साथ में साझा किया कि प्रसव से पहले, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद 6 महीने तक हमें बच्चे को किस तरह से माँ का दूध ही पिलाना आवश्यक है। लेकिन इसके अलावा आप कहेंगे बच्चा जब 6 महीने का हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है? अब 6 महीने का जब बच्चा हो जाएगा तब उसके बाद तो अब उसकी शरीर के विकास के लिए हमें उसे पूरक आहार देना बहुत आवश्यक हो जाएगा। तो जब बच्चा आपका 6 महीने का हो जाता है तो उसके बाद आपको दूध के साथ उसे कुछ ठोस आहार देना भी शुरू कर देना चाहिए। तो 6 महीने की उम्र पूरी हो जाने के बाद आप जानते हैं कि बच्चे के दांत नहीं निकले होते हैं, तो उस वक्त भी बच्चे को आप ठोस आहार का मतलब कोई बहुत ही सख्त चीज तो आप उसको खाने के लिए नहीं दे पाएंगे। आपको ये ध्यान देना है कि अभी भी आप बच्चे को जो खाना खिलाएंगे वो ऐसा होना चाहिए कि उसके मुंह में डालते ही वो घुल जाए और आसानी से बच्चा उसको खा ले, क्योंकि बच्चे के दांत नहीं होंगे, वो उनको चबा नहीं पाएगा। तो ऐसे में जब बच्चा 6 महीने की उम्र पार कर लेता है उस समय हमें कुचला हुआ यानी मैश किया हुआ केला क्योंकि अभी आप खाएंगे तो केला सख्त होगा, तो आपको चम्मच की सहायता से केले को छोटे छोटे फांक में काट के और उसे चम्मच की सहायता से उसे मैश कर लेना है। तो आप वो खिला सकते हैं। उसके अलावा उसको खिचड़ी खिला सकते हैं। खिचड़ी भी आपको ध्यान देनी है कि खिचड़ी भी तरल रूप में होनी चाहिए ताकि बच्चे के मुंह में जब वो जाए तो वो उसको आसानी से निगल ले, क्योंकि दांत नहीं है वो उसे चबा नहीं पाएगा। अगर हम सख्त खिचड़ी बनाएंगे, खड़ी खड़ी यानी जिसमें दानेदार खिचड़ी होगी, तो बच्चे को चबाने में दिक्कत होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे के लिए आप खिचड़ी बनाएंगे वो भी तरल रूप में होनी चाहिए। आप उसको साथ में सूजी की खीर खिला सकते हैं। आप किसी भी दाल का पानी पिला सकते हैं। ये दाल का पानी उसको सूप की तरह पिलाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा, उसमें सिर्फ आपको नमक और हल्दी डालनी है और उसके बाद आप बच्चे को पिला सकते हैं। ये बच्चे के लिए बहुत पौष्टिक होती है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दालों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और इस उम्र में शरीर के संपूर्ण विकास के लिए बच्चे को प्रोटीन युक्त खाना देना बहुत आवश्यक है। तो दाल का पानी, खिचड़ी, सूजी की खीर, इस तरह का खाना खिलाने से बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होगा। 6 महीने का होने के बाद भी आपको अपना दूध बच्चे को पिलाना जारी रखना है। आप बच्चे को अपना दूध 1.5 से 2 साल तक पिला सकते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 6 महीने के बाद माँ का दूध ही बच्चे के लिए काफी नहीं होता है, इसीलिए उसको साथ में हम कुछ पूरक आहार देना शुरू करते हैं। जैसा हमने बताया, खिचड़ी, केला, मैश किया हुआ केला, दाल का पानी, इस तरह की चीजें आपको करनी है। ये सारी चीजें बच्चे के शारीरिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाए। कुपोषण की वजह से हो सकता है कि बच्चे का शारीरिक विकास ठीक से ना हो, उसकी हड्डियों का विकास ठीक से ना हो, उसका वजन, उसकी लंबाई उसकी उम्र के हिसाब से ना बढ़े। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि हम उसे मैश करी हुई सब्जियां, उसका सूप, ये सारी चीजें हम उसको पिला सकते हैं। दाल, चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी,
ये सारी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा और उसके दांतों का विकास होता चला जाएगा, हम देखेंगे कि बच्चा छोटी छोटी चीजें काटना शुरू हो गया है, चबाना शुरू कर रहा है, तो आटे के बिस्किट को मुलायम सी रोटी बनाकर हम उसको खिला सकते हैं। हम उसको दाल को आटे में गूंथ के उसकी रोटी उसको बना के खिला सकते हैं। तो ये पूरक आहार जो है संपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें साथ में अनाज और दालें दोनों को मिला दिया। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक है। अभी कोविड के समय में कई बार ये दिक्कत है कि अब हम बाजार से चीजें नहीं ला पा रहे हैं, तो बाजार से चीज, कई लोग केवल सेरेलेक खिलाते हैं अपने बच्चे को, दूध पिला दिया और साथ में सेरेलेक खिलाया। लेकिन सेरेलेक से बेहतर है, हम ये आप लोगों को सुझाव देना चाहेंगे कि आप घर में जो चीजें बनाएंगे वो ज्यादा पौष्टिक होती हैं। घर की बनी खिचड़ी, सूजी की खीर, दाल का सूप, दाल का पानी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और बाजार के बने हुए जो निर्मित फूड हैं, जो सेरेलेक और इस तरह की चीजें हैं, उनसे ज्यादा पौष्टिक हैं। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप 2 साल तक लगातार बच्चे को अपना दूध पिलाते हैं, माँ अपना स्तनपान कराती है और साथ में उसको ठोस आहार यानी पूरक आहार भी देती है, तो यह बच्चे को कुपोषण से बचाता है और बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से हो सकता है। लेकिन ऐसे समय में भी हमें ध्यान रखना है कि खाना खिलाते समय स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। खाना खिलाने से पहले बच्चे को, क्योंकि बच्चा तो अपने हाथ से खाना नहीं खाएगा 6 महीना का होने के बाद, हम ही उसे अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। तो हमें खाना खिलाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोना है। खाना खिलाते समय हमें ध्यान देना है जिस बर्तन में हम खाना खिला रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है जब वो खाना हम बना रहे हैं उस समय भी। बच्चा जब 7-8 महीने का हो जाए तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो उसको साथ में पूरक आहार दे रहे हैं, यानी दाल का पानी, खिचड़ी, तो इसकी मात्रा को भी हमें बढ़ा देना है। पहले हम उसे 2 चम्मच खिला रहे थे, धीरे धीरे 3 चम्मच पे आएंगे, आधी कटोरी पे आएंगे, एक समय में आधी कटोरी खिलाएंगे, 2-3 घंटे बाद दोबारा से आधी कटोरी खिलाएंगे। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है और बच्चे को इन चीजों का स्वाद बनाना है। हमें ध्यान रखना है कि हम उसमें मिर्च मसाले ना डालें, उसमें सिंपल आपको नमक हल्दी डाल के उसको बनाना है, पौष्टिक बनाना है। हमको उसको मसालेदार नहीं बनाना है। वो छोटा बच्चा है, उसका जो पाचन तंत्र है अभी विकसित हो रहा है, वो अभी उतना ज्यादा विकसित नहीं है कि वो हमारे तला भुना खाना या मसालों को हजम कर सके। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को इस उम्र में कितना खिलाना है। जब बच्चा 7 से 8 महीने का है तो दिन में उसे 2 कटोरी दाल, चावल या खिचड़ी खिलाएंगे। उम्र बढ़ने पर जब बच्चा 9 से 11 महीने का है तो दिन में वो 2 कटोरी जो हम खिला रहे थे वो अब 3 कटोरी हो जाएंगी। अब बच्चा 1 साल का हो गया, 1 साल से बड़ा हो गया, तो वो जो हमारी जो डाइट है वो बढ़ती चली जाएगी। आप खुद सोचते होंगे जब आप छोटे बच्चे थे तो आप पहले आधा पराठा खाते थे, थोड़े और बड़े हुए 1 पराठा खाना शुरू हुआ, फिर 2, 3, 4, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमें बच्चे का जो खाना है ठूस ठूस कर नहीं खिलाना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है बच्चा जितना खाना अपने मन से खाए, खुश होके खाए, प्रसन्न होके खाए। अगर बच्चा प्रसन्न होके खाना खाएगा, अपने मन से खाएगा, तभी वो उसके शरीर को लगेगा। अगर आप जबरदस्ती ठूस ठूस के बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो सारा बाहर निकाल देगा, उसके शरीर को वो सब नहीं लगेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। खाने की हमने बात की, लेकिन उससे पहले हमने आपको बताया था कि 6 महीने तक आपको पानी भी नहीं देना है। केवल माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण होता है। तो अब 6 महीने का होने के बाद अपने बच्चे को हमें पीने के लिए साफ पानी देना है और जो भी हम खाना उसके लिए पका रहे हैं वो सारा पानी और वो सब चीजें एकदम साफ होनी चाहिए। जिन बर्तनों में हमने रखा है वो बर्तन साफ होने चाहिए, उन्हें ढक के रखना है। आपको सब चीजों का ध्यान रखना है। खाना खिलाते समय अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा आप उसको खेल खेल में उसको बहला के खाना खिलाइए। अगर बच्चा एक टुकड़ा खा के एक चक्कर घूमते घूमते इधर आ रहा है तो कोई बात नहीं। अगर बच्चा अपनी साइकिल चला रहा है, कार चला रहा है, अपने खिलौनों से खेल रहा है तो कोई बात नहीं। आप उसको कोई गाना सुनाते हुए, उसको कोई पोयम सुनाते हुए,
इस तरह की चीजों के माध्यम से परिवार के जिस सदस्य के साथ वो खुश रहता है, मान लीजिए कोई और नाश्ता कर रहा है तो उनके साथ में वो खाना खुश होके खाता है, तो आप अपने बच्चे का जो खाना है उस व्यक्ति को, दादाजी को, दादी को, बुआ को, चाची को, भाई को, बड़े भाई को, पापा को, जिसके भी साथ वो खाना चाहता है उनकी थाली में वो खाना रख दीजिए और खेल खेल में वो खाना खिला देंगे। इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि बच्चा समय से खाना खाए और जितना उसके शरीर के लिए जरूरी है, उसके शरीर के विकास के लिए जरूरी है, उसको उतना खाना जरूर खिलाया जाए। अगर बच्चा अस्वस्थ है तो अपनी तरफ से आपको कोई डॉक्टरी इलाज नहीं करना है, आप पहले ध्यान दीजिए। और कोविड के समय में तो विशेष तौर पे आपको दिशा निर्देशों का पालन करते हुए डॉक्टर से मिलना है, क्लिनिक पर जाएं, वहां पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और घर आकर भी सावधानी से उन दवाइयों को अच्छे से साफ करके, कुछ देर सैनिटाइज करके या ऐसी जगह कुछ घंटे रखकर जहां पर उसके कीटाणु वगैरह सब कुछ दूर हो जाए, तभी उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसके भोजन की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि उसके भोजन की मात्रा बढ़ाने से उसकी जो कमजोरी है, जो शारीरिक कमजोरी उसकी है, वो दूर हो जाएगी। तो इन चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो कुपोषण से बचने के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक गर्भवती माँ, उसको भी अपने पोषण का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वैसे ही जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी, दोनों समय में माँ और बच्चे दोनों के पौष्टिक आहार का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि माँ का कुपोषित होना और बच्चे का कुपोषित होना, दोनों ही स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। ऐसे में माँ अगले बच्चे को जन्म देने के लिए भी उतनी ज्यादा सशक्त नहीं होगी। घर के काम और भी सारी जिम्मेदारियां एक माँ की होती हैं। अगर उसका शरीर उतना स्वस्थ, उतना सशक्त नहीं होगा तो वह आने वाले समय में और जिम्मेदारियां कैसे निभाएगी, या उस बच्चे को जिसको उसने जन्म दिया है उसकी देखभाल कैसे कर पाएगी। तो कुपोषण की वजह से बच्चा बहुत पतला हो सकता है, उसकी जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक जो विकास है उसका रुक जाए, वो बौना हो सकता है आने वाले समय में किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से उसको कोई दिव्यांगता ना हो जाए, उसके मस्तिष्क के विकास को, उसके शारीरिक विकास को, बहुत सारी चीजों को ये चीजें प्रभावित करती हैं। तो इसीलिए हमें नियमित रूप से इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे का विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास उसकी उम्र के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बच्चा कमजोर है तो हो सकता है कि वो बहुत जल्दी बीमारियों से संक्रमित हो जाए, उससे बहुत जल्दी जुकाम, खांसी, बुखार होने लगे। तो ऐसे में हमें ध्यान देना है कि अपने बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं जन्म के बाद वैक्सीनेशन बच्चे को लगता है, उसी तरह से वही वैक्सीनेशन अगर हम पौष्टिक आहार के थ्रू हम उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा सकें तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा खाना एक रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो बच्चे को बौनापन, ठिगनेपन, इन चीजों से बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि 6 महीने का होने के उपरांत भी पूरक आहार के तौर पर हम उसे पौष्टिक भोजन खिलाएं, समय से खिलाएं और उसकी उम्र के हिसाब से समय अंतराल, दिन में जितनी बार हम खिलाएं समय अंतराल पर खिलाएं। तो ऐसे समय में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती हैं। तो यही सब कुछ हमारी पोषण की पोटली के अंदर आता है। अगर आप फल, और अब हमने कह दिया रोटी, दाल, अनाज खाएं, लेकिन साथ में फल और सब्जियों का सेवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फल और सब्जियां, उनके अंदर विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। और जो भी हमारे मौसम से जुड़ी हुई फल सब्जियां हैं, अगर हम उनका सेवन करते हैं तो हमें किसी भी तरह के विटामिन या मिनरल सप्लीमेंट लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमें अलग से विटामिन सी के टैबलेट, डी के टैबलेट, कैल्शियम के टैबलेट लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम दूध पी रहे हैं नियमित रूप से तो हमारे दूध, दही या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स खा रहे हैं तो हमारे कैल्शियम, फैट, ये सारी चीजें हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से जा रही हैं। फलों का सेवन, हरी सब्जियों का सेवन, या जो भी मौसम की सब्जियां हैं, अगर हम उनका सेवन अच्छे से कर रहे हैं तो
अलग अलग तरह के जो विटामिन हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, जितने भी विटामिन हैं जो हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक हैं, वो सब हमें प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं। तो ऐसे में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो हमें, अगर हम ये पोषण जो है, जो प्राकृतिक रूप से अगर हमें मिल सकता है, अगर हम इन चीजों पे ध्यान देंगे, जो एक माँ जन्म के बाद अपने बच्चे को अपना दूध पिलाकर उसको जो रोग प्रतिरोधक क्षमता देगी, वो किसी भी तरह की वैक्सीन नहीं दे सकती है। तो हमें इन्हीं चीजों पर बार बार ध्यान देना है, लगातार ध्यान देना है। और इस पोषण की पोटली जो भी अभी आपने सीखा, ये सब एक तरह से पोषण की पोटली ही है, जो अभी आपके दिमाग में एक सूचना के तौर पर इकट्ठी हो गई है। तो अब इस पोषण की पोटली को आपको हमेशा अपने साथ में रखना है और इन बातों का ध्यान रखना है। ये बातें अभी हमने एक बच्चे के लिए, एक शिशु के लिए और एक गर्भवती माता या प्रसव के, जो प्रसव से पहले, प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद उसको ये सारी चीजें करनी है, हमने उन सारी बातों पर अभी चर्चा की। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम इस पौष्टिकता की, इस पोषण की जो बात हमने की है, अगर हम अपने जीवन में नियमित रूप से इन चीजों का पालन करें, तो क्यों नहीं हम सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। बशर्ते कि इसके साथ में हमें अपनी जीवन शैली पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ पौष्टिक आहार पर हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें व्यायाम पर ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है कि हम अपनी स्वच्छता पर ध्यान दें, अपने शारीरिक स्वच्छता, हमें अपने घर की स्वच्छता, हमने अपने आसपास अपने पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान देना है। हमें पर्याप्त नींद लेनी है, हमें टेंशन नहीं लेनी है। हम अपना दिनचर्या को पूरा प्लान करके चलें। हम आज, अगर हमें कल का दिन बिताना है, तो अगर हम आज शाम को हो या आज रात को सोने से पहले हमें जो जो काम करने हैं, हम उन सबको पहले से निर्धारित कर लेंगे, तो हमारे आने वाला दिन एकदम पहले से प्री प्लान रहेगा और हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी, टेंशन नहीं होगी। सारे काम समय से करें, सुबह रात को समय से सोएं, सुबह समय से उठें। ये सारी बातें हम सबके लिए हैं और इसी तरह से ये पोषण की पोटली जो है, हम सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम के जरिए जो भी जानकारी हमने आपको दी है, उस जानकारी का प्रयोग आप सभी भविष्य में अपने जीवन में, अपने लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए कर पाएंगे। और ये पोषण की पोटली की मदद से आप सभी का जो स्वास्थ्य है वो एकदम अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं टॉकिंग लाइब्रेरी से चेतना मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम एक बार फिर से हमसे बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद तरु मैम, बहुत अच्छे से आपने इस पूरे पोषण की पोटली के बारे में बताया। और मैं ये देख रही थी कि हमारे साथ जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे प्रशिक्षणार्थी जुड़े हैं, उनमें सुमिरन सेन है या कुछ एक दो नाम मैं और देख पा रही थी स्क्रीन पर, बहुत ही तन्मयता से सुन रहे थे आपकी बात को। कोई क्वेश्चन है? आप जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। मैम, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। शालिनी। गुड आफ्टरनून। हाँ जी शालिनी, गुड आफ्टरनून शालिनी। यस मैम, तो शुरू में मैम ने बोला था कि जो भी बाकी जानकारी अगर हम फिर से सुनना चाहें तो यूट्यूब चैनल है, प्लीज आप वो बता दें कि ताकि किसी को जरूरत हो तो वापस जाकर उस जानकारी को सुन ले। ये निवेड, हमारा NIVH का निवेड का यूट्यूब चैनल है। जो कार्यक्रम हमारे प्रसारित हो चुके हैं वो कार्यक्रम हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट, तो उससे रिलेटेड आप प्रोग्राम सुन सकते हैं। और हमारी जो YouTube चैनल है उस पर सर्च कर सकते हैं आप और भी प्रोग्राम जो हम राष्ट्रीय वाले हैं। मैम चैनल का नाम क्या बताया आपने? चैनल नाम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ सिमरन, जब आप संस्था में वापस आओगे ना क्लास करने के लिए, तो आप 91.2 NIVH हेलो दून तो यहीं से सुन पाओगे, है ना। और तब तक आप हमारा जो निवेड का हमारा YouTube चैनल जो है उस पे हमने बहुत सारे वीडियो, ऑडियो भी, रेडियो प्रोग्राम्स हमने अपलोड किए हुए हैं। और इसके अलावा बेटा आप हमारा जो टॉकिंग बुक का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिपार्टमेंट है, जहाँ से आप ऑडियो बुक्स लेते हो, वहां से भी आप हमारे रेडियो प्रोग्राम, जो भी रेडियो प्रोग्राम हमारे बन रहे हैं 91.2 पर,
वो भी आप वहां से ले सकते हो। जो रेडियो, मान लीजिए आप रेडियो के प्रोग्राम्स नहीं सुन पाए हो तो वो प्रोग्राम्स भी वो आप वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा 91.2 NIVH हेलोडून आपका अपना रेडियो स्टेशन है, आप भी इसमें भाग ले सकते हैं और एक दिन आपके साथ जो अभी जितने लोग जुड़े हैं वो सुमिरन को भी सुन सकते हैं 91.2 NIVH हेलोडून के माध्यम से। तो आप लोग जब आप लोग यहाँ आएंगे तब आप लोग जरूर रेडियो विजिट करने आइए। और अगर आपको कुछ कविता हो या कुछ भी कहानी या आपकी अपनी भी कोई स्टोरी हो तो रेडियो बेटा आपका है, आपका अपना है, आप मोस्ट वेलकम, आप लोग आइए और आप अपने प्रोग्राम प्रस्तुत कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, थैंक यू मैम। तो हम सभी आवाज की दुनिया के लोग हैं, अभी मुझे किसी और की आवाज यहाँ आती हुई नहीं मिली है। कोई प्रश्न आपका? अच्छा, एक मुझे किसी ने ये कोई बताएगा कि अगर माँ संक्रमित हो, कोरोना अगर माँ को हुआ हो तो क्या वो बच्चों को दूध पिला सकती है अगर उनका 6-5 महीने का बच्चा है तो? यस मैम। सुमैया नसीब ने बताया, हरदयाल जी ने बताया, यस मैम। आकाश यस मैम, आ सकती है मैम, लेकिन अरे वाह क्या बात है, आप तो बहुत ही तन्मयता से, वेरी गुड। मैम बर्थ लेकर के 6 महीने तक कौन कौन सा वैक्सीन लगता है बच्चों को? अच्छा, ये वाली जो डिटेल की जानकारी है ना, ये तो बेटा आपको अभी डॉक्टर ही बताएंगी। यहाँ पे मैम मैं ये बताना चाहूंगी कि जब स्वास्थ्य केंद्र में या अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है तो उसका एक स्वास्थ्य कार्ड बना दिया जाता है बच्चे का, जिसमें जितने भी टीकाकरण बच्चे को होने हैं उसकी तिथि लिख दी जाती है। BCG का वैक्सीन है और ये सारी जितने भी वैक्सीनेशन उसको लगने हैं जो जन्म के तुरंत बाद लगते हैं, उसको पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, ये सारी चीजें, MMR, रुबेला, जो भी टीके लगने हैं उसका कार्ड बन जाता है पूरा का पूरा, है ना। तो उसकी मदद से आप बच्चे को वो सारा टीकाकरण करवा सकते हैं, क्योंकि हमें अगर वो दिन याद भी नहीं है तो हम उस कार्ड को पढ़ के हम याद करके अस्पताल में जाएंगे उस तिथि पर, निर्धारित तिथि पर, तो वो टीके अस्पताल के जरिए बच्चे को लग जाते हैं। थैंक यू बेटा। ये तो ANM करती है ना? हाँ सुमैया, आप ANM से भी जो है आशा वर्कर है वो भी मदद कर सकती है, क्योंकि देखिए आप सब लोग 18 वर्ष से ऊपर के हैं, है ना, इसलिए हमें ये जो जानकारी है आप लोग आज नहीं तो कल या आपके किसी परिवार में आप लोगों के माध्यम से जरूर ये या तो आपके अपने पर्सनल यूज के लिए काम आ सकती है ना। तो अभी हमारे साथ सुमिरन जुड़े हैं, शिराज अहमद है और नवीन कुमार है, शालिनी जी हैं, हरदयाल है, विकास भूषण है, आकाश है, जनीला है और पवन नारायण तिवारी, सरिता है, विजेता जी हैं। आपकी मैम विजेता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जुड़ी हमारे साथ। सुलेखा कुमारी हैं, पंकज जोशी, परवीन, ताजुल आलम, पारस शर्मा, फुरकान मलिक और सोनू पासवान। तो बच्चों अभी कोई और प्रश्न है आपका, कोई क्वेरी आप करना चाहें? जितना हमने बताया उससे संबंधित कोई ऐसी बात जो ना समझ आई हो तो मैं अभी तरु मैम को मैं बहुत बहुत, इसी के साथ फिर हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। तरु मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विनीता मैम जुड़ी हैं, मुकुल सर हैं 91.2 NIVH हेलोडून की टीम से, हम सब, तरु मैम, विनीता मैम, शालिनी मैम है, मैं हूँ। तो 91.2 NIVH हेलोडून आपके अपने रेडियो स्टेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप लोगों का जुड़ने का। और हम आगे और भी कुछ और इंटरेस्टिंग सेशंस को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए, अगले सेशन के लिए आपसे धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू तरु मैम, थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सो मच मैम।